Hello and welcome. So today we are going to discuss about the career and achievements of Duplex. Joseph Francis Duplex was born in 1697. He was the son of a wealthy farmer general of Texas and director general of the Company of the Indies. His father's influence worked in getting Duplex a high post at Pondicherry in 1720. Here, Duplex made great fortune by indulging in private trade then permitted to servants of French company in India. A drastic change in the constitution and personnel of French company caused great friction and misunderstanding at Pondicherry about the activities of Duplex, and directors suspended him from service in December 1726. Duplex remained in India and appealed to home authorities who reconsidered the entire case, and to compensate Duplex for the injustice he had suffered, appointed him governor of Chandernagore in 1730. 1741, Duplex was named Director General of French colonies in India, in succession to Dumas, a position which he had held till 1754. The same year, Mughal Emperor conferred on Duplex the title of Nawab, an honor which greatly increased prestige of Duplex among Indian princes. 1750, Muzaffar Jung, the Subedar of Deccan, invested Duplex with the title of Nawab of all the territories between the river Krishna and Cape Comorin, including the Carnatic. Duplex was a great administrator, a skilled diplomat, a born leader of men, and above all, combined keen political insight with broad vision. Okay, so बात हो रही है जोसेफ ड्यूप्लेक्स की. इनका जन्म 1697 में कहाँ होता है? फ्रांस में. किस जगह पर होता है? एक वेल्दी फार्मर जनरल के घर पर होता है, टेक्सास में एक्चुअली. और ये जो हैं इनके फादर, ये बाद में डायरेक्टर जनरल बनते हैं फ्रांस की इंडीज़ कंपनी के. इंडीज़ इज़ not just for India, it is a common term used for the South Asian countries, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब इंक्लूडेड. इनके फादर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े पोस्ट पर हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल हैं इंडीज़ के एरिया में, फ्रांस के. तो इनके फादर की इन्फ्लुएंस की वजह से इनको एक हाई पोस्ट मिल जाती है फ्रांस की कंपनी जो पौंडीचेरी में जो फैक्ट्री थी वहाँ पर. ड्यूप्लेक्स इसमें प्राइवेट ट्रेड भी करते हैं और साथ साथ जो है वो फ्रांस की पौंडीचेरी वाली कंपनी भी संभालते हैं. इट इज़ लाइक अ PSU, क्योंकि गवर्नमेंट के शेयर्स काफ़ी थे फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी में. ट्रेड जो ये प्राइवेट करते हैं, इससे क्या हो जाता है कि एक्चुअली ये परमिटेड था, ऐसा नहीं था कि मना था. तो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे बट दिस वाज परमिटेड बाय द फ्रेंच कंपनी. तो इससे क्या होता है कि कुछ समय के बाद चीज़ें अच्छी चल रही होती है, ड्यूप्लेक्स काफ़ी पैसा कमा रहे होते हैं, बट फ्रांस की कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी की भी कॉन्स्टिट्यूशन होती है जिससे कंपनी के अंदर के रूल्स और रेगुलेशंस डिटरमाइन किए जाते हैं. तो वो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाते हैं, जो पर्सनल थे ना, जो हेड थे वो भी बदल जाते हैं, और इस वजह से ग्रेट फ्रिक्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है पौंडीचेरी और फ्रांस के मेन हेडक्वार्टर में, जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी जो मेन हेडक्वार्टर थी वहाँ पर. जिस वजह से ड्यूप्लेक्स जो है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है ना, दिसंबर में 6 साल के सर्विस के बाद. 1720 से लेकर 1726 में हो गए सस्पेंड.
पर ड्यूप्लिक्स हार नहीं मानते हैं। वो क्या करते हैं, वो होम अथॉरिटीज़ को अपील करते हैं कि प्लीज़ मेरे मैटर को रिकंसिडर करो, कुछ गड़बड़ हुआ है। तो पता चलता है हाँ एक्चुअली में ये पहले तो रूल अलाउड था कि प्राइवेट ट्रेड करना है, तो यस अथॉरिटीज़ की तरफ से गड़बड़ हुआ है, ड्यूप्लिक्स इज़ नॉट रॉन्ग हियर। तो बस इसी बात को कंसिडर करते हुए क्या होता है, ड्यूप्लिक्स के साथ जो इनजस्टिस हुई है, जो भी ड्यूप्लिक्स ने सफ़र किया है, इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूप्लिक्स को इसके लिए कंपेंसेट करने के लिए उसको चंदर नागौर का क्या बना दिया जाता है, गवर्नर। ठीक है, मतलब फ्रेंच कंपनी का गवर्नर, ऑफ कोर्स नॉट इंडियंस, नॉट इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। और 1741 में जो है ड्यूप्लिक्स जो है वो डायरेक्टर जनरल बन जाता है सारे के सारे फ्रेंच सेटलमेंट्स का जो इंडिया में है। ठीक है, और ये लगभग 13 साल तक डायरेक्टर जनरल रहते हैं, 1741 से 54 तक। 1754 जो और उसी सेम ईयर में क्या होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, सेम ईयर दैट इज 1741, उसमें मुगल गवर्नर जो हैं वो ड्यूप्लिक्स को टाइटल ऑफ नवाब देते हैं और ऑनर भी करते हैं। और टाइटल ऑफ नवाब एक्चुअली मतलब आप जो है मुगल के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है ड्यूप्लिक्स की इंडियन शहजादों के बीच में, इंडियन राजकुमार के बीच में। और 1750 में जो दक्कन का सूबेदार था ना, दक्कन का सूबेदार कौन था, मुजफ्फर जंग, ये जो है ये क्या करता है, ये ड्यूप्लिक्स से हेल्प मांगता है और हेल्प मांगने के लिए ड्यूप्लिक्स को क्या कर देता है, ये दक्कन का भी नवाब बना देता है। दक्कन का एक्चुअली क्या, तो रिवर कृष्णा अगर है और रिवर कृष्णा से जो सदर्न मोस्ट टिप दैट इज केप कॉमोडिन, उसके बीच का जो भी एरिया है उसका गवर्नर किसको बना दिया, नवाब किसको बना दिया, ड्यूप्लिक्स को। किसने बनाया, मुजफ्फर जंग ने। जबकि पूरे दक्कन का नवाब किसने बना दिया, मुगल बादशाह ने। तो इन सारे चीज़ से ये समझ आता है कि एक फॉरेनर होकर के इतना इन्फ्लुएंस वील्ड कर पा रहे थे इंडियन सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, स्किलफुल डिप्लोमैट एंड अ बॉर्न लीडर ऑफ मैन। ओके, इसके बाद अगर हम आगे करें कि ड्यूप्लिक्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे थे, तो जब गवर्नर जब ये बने चंद्र नागौर के, तो इन्होंने एम्पल प्रूफ दिए कि ये कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, है ना। इनको पता था कि इनका पावर लाई करता है एक अच्छा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाने में, और इन्होंने इन्वेस्ट किए अपने पर्सनल फॉर्चून्स को ट्रेड में, है ना। लोन्स दिए अपने कॉम्पैट्रियट्स को, ठीक है। और साथ साथ क्या हुआ, इंडियन मर्चेंट्स को जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिजिबल कंडीशन बना के दिया चंदर नागौर में कि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर मर्चेंट्स जो भी हैं जितने, वो सारे चंदर नागौर में सेटल हों, ताकि चंदर नागौर एक इम्पॉर्टेंट टाउन बन जाए, है ना। और चंदर नागौर इस वजह से काफ़ी डेवलप हो गई और फिर और ज़्यादा रिच लोग सेटल होने लगे, तो फिर दैट ऑल्सो इंड्यूस्ड मोर डेवलपमेंट इनटू द एरिया। ठीक है, ट्रेड कम्युनिकेशंस खोला इंटीरियर ऑफ इंडिया के साथ ड्यूप्लिक्स ने। फर्दर इन्होंने क्या किया, पर्शियन गल्फ, चाइना और तिब्बत के साथ नेगोशिएशन भी किया, मतलब इंडिया के भी इंटीरियर में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ है ना, इधर पर्शिया की तरफ, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, इनसे भी इधर भी जाकर के नेगोशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि इस वजह से चंदर नागौर धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप करता चला जाता है। 1730 में है ड्यूप्लिक्स और तब से वो डेवलप ही होते चला जा रहा है ना। तो चंदर नागौर जो कभी एक लाइफलेस कॉलोनी हुआ करती थी, वो बहुत जल्दी एक बिजी हमिंग सिटी बन गई, है ना, जहाँ पर पॉपुलेशन बार बार है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़े जा रही है ना। और पॉपुलेशन जो है उसके साथ साथ क्या देखा जा रहा है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देख रहे हैं ना। चंदर नागौर बिकेम द मोस्ट फ्लरिशिंग यूरोपियन सेटलमेंट इन बंगाल। तो पूरे बंगाल का सबसे अधिक फ्लरिशिंग यूरोपियन सेटलमेंट क्या बन गया, चंदर नागौर। ड्यूप्लिक्स की जो सक्सेस चंदर नागौर में थी, ये काफ़ी अनयूजुअल थी, है ना। कभी लाइफलेस टाउन हुआ करता था, आज भयंकर बिजी सिटी बन गया। तो इससे जो है डायरेक्टर्स एट होम ये काफ़ी अट्रैक्ट हुए कि ये कौन है भाई, इसने तो कमाल कर दिया। तो इन्होंने जब देखा कि अरे ड्यूप्लिक्स है, इसने इतना अच्छा काम किया है, तो इन्होंने झट से ड्यूप्लिक्स को गवर्नर जनरल पौंडीचेरी का बना दिया इन सक्सेशन, ठीक है, कि अब आप पौंडीचेरी में भी हालत ठीक करो।
ड्यूप्लिक्स जो है वो ऑलरेडी ही वॉज अ जीनियस एज वी हैव रेड अप टिल नाउ। तो ड्यूप्लिक्स ने जो है पौंडीचेरी जब वो गया तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि पौंडीचेरी काफ़ी सफ़र कर रहा है। किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? तो मराठा जो है ना इस एरिया में रहते हैं, है ना, तो मराठा बार बार रेड डालते हैं। उस समय कुछ भी नेशनल जैसा नहीं था। ये चीज़ हमें समझ के हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो आज जैसा हम देख रहे हैं कि दिस इज़ इंडिया ऐसा करके एक रफली बता देते हैं, थोड़ा सा नॉर्थ में ज़्यादा बन गया, बट जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट। इफ़ दिस इज़ अ रफ मैप फॉर इंडिया, लेट अस जस्ट कंसिडर इफ दिस इज़ अ रफ मैप फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये अगर इंडिया का एक रफ मैप हम कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होता है कि ड्यूप्लिक्स जो है वो देखते हैं कि मतलब इंडिया में अलग अलग, यहाँ पे मराठा है, कहीं पे मैसूर है, ठीक है, कहीं बंगाल, कहीं औध, ठीक है, इधर अलग अफगान्स का रेड पड़ता रहता है। तो ऐसा सिचुएशन, और बीच में बहुत सारे छोटे छोटे एन नंबर ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है। इधर अहोम किंगडम भी पहले चलता था। तो इस तरीके से तो इंडिया जैसा कुछ जैसा आप देख पा रहे हैं, दैट वाज नॉन एग्जिस्टेंट देन, दैट वाज नॉन एग्जिस्टेंट देन। तो इस वजह से क्या होता है कि ड्यूप्लिक्स जो हैं वो देखते हैं कि भाई पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी यहाँ पर है, इस जगह पर वो काफ़ी ज़्यादा मराठाओं से बगल में, मराठा यहाँ पे बगल में है। तो क्या होता है कि पौंडीचेरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं मराठा, बार बार इन्वेड करते हैं मराठा, हर जगह पर रेड डाला करते थे, ठीक है। क्योंकि इनकी जो इकनॉमी थी ना, आप देख सकते हैं ये बैड लैंड है इस जगह पर, है ना, इतना एग्रीकल्चर वॉज नॉट पॉसिबल। और शिवाजी जो हैं वो कभी भी, शिवाजी महाराज कभी भी नहीं लिया करते थे अपने लोगों से टैक्स, है ना, मतलब अपने लोगों से टैक्स इन द सेंस, मराठा में जो लोग हैं ना, एक्चुअली मराठास वेर एग्रीकल्चरल कम्युनिटी शुरू से ही, तो उनसे तो टैक्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो फिर आपके साथ लड़ने जा रहे हैं, आपको पूरे इंडिया और बाकी जगहों पर रेड डालने में भी हेल्प हो रहा है, हराने में, तो इसलिए फिर उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। पर टैक्स तो चाहिए, टैक्स के बिना एम्पायर कैन नॉट फंक्शन, तो इसलिए बाकी जगहों पर, ठीक है। तो मराठा का ये एक रेडिंग कम्युनिटी बन गई धीरे धीरे, ठीक है। तो इस वजह से पौंडीचेरी जो है, इस इल इफेक्ट से पौंडीचेरी जो है वो पूरा बर्बाद हो चुका था। तो पौंडीचेरी को जब ऐसा देखा तो उन्होंने क्या सोचा कि पौंडीचेरी को कुछ ठीक करना ज़रूरी है, यहाँ पर काफ़ी फेमाइन है, ठीक है, पॉपुलेशन पूरा बर्बाद है, और पौंडीचेरी के जो नवाब हैं वो भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि नवाब का पोजीशन इज़ नॉट स्टेबल, काफ़ी क्योटिक कंडीशन है पूरे के पूरे कर्नाटक में, और भयंकर र्यूमर्स फैल गए कि एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, मतलब इंग्लिश और फ्रांस जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करने वाले हैं। अब ऐसे में जब पौंडीचेरी को लगा कि क्या करना चाहिए, फोर्टिफिकेशन कर देना चाहिए, चारों तरफ से घेर देना चाहिए, ठीक है, कि होपलेस कंडीशन में ना जाए। अब वो वॉल डायरेक्टर्स जो थे फ्रांस में, उनको ये लगता था कि importance of French colonies in North America had in dispatch of 18 September 1743 pressed upon the necessity of drastic economies in expenditure and orders suspension of all outlay on accounts of buildings and fortification। तो क्या हुआ कि फ्रांस को नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनियल चीज़ों को पक्का करने के लिए और ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए थे, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि अभी तो पैसे चाहिए, सोल्जर्स चाहिए नॉर्थ अमेरिका के लिए, तो इंडिया में अब और कोई या कहीं और जो कॉलोनी है वहाँ और कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी। Dupleix rose equal to the occasion. He reduced public expenditure in teeth of opposition, of council and balanced income and expenditure. Dupleix ने public expenditure को कम किया उस समय जब भयंकर विद्रोह हुआ ड्यूप्लिक्स के इस डिसीजन का, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर आप कम करेंगे तो लोग विद्रोह करेंगे ही। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम किया तो लोगों ने विद्रोह किया, इन्होंने लोगों की सैलरीज काट ली, करप्शन को कम किया, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स काफ़ी करप्ट हो चुके थे तो वो सब इन्होंने बंद किया। डायरेक्टर्स, however that
Part of director communication which had ordered suspension of all expenditure on fortification, Dupleix decided to disobey. तो एक्स्ट्रा खर्चा जो करने के लिए डायरेक्टर्स ने बोला था ना कि एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में लड़ाई हो रही है, ये सब माना है ना, करप्शन को कम किया, एक्स्ट्रा खर्चा घटाया, लेकिन जो फोर्टिफिकेशन करने के लिए मना किया गया था ना पौंडीचेरी में, ये नहीं माना ड्यूप्लेक्स ने, ठीक है। उसने कहा ये नहीं माना जा सकता, दिस विल रिजल्ट इन अ डेंजरस सिचुएशन, तो ये नहीं माना जा सकता, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ड्यूप्लेक्स ने फिर क्या किया, डिसोबे कर दिया। द मैन ऑन द स्पॉट, ड्यूप्लेक्स अलोन न्यू दैट अबैंडन द प्लान्स ऑफ फोर्टिफिकेशन वाज टू काउंट ruin. He strengthened the defenses of Pondicherry, spent large amount from his personal fund. तो इनको पता था कि क्या करेंगे, फोर्टिफिकेशन अगर घेराबंदी बंद कर देंगे फ्रांस में, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में अगर घेराबंदी बंद कर देते हैं तो एकदम बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो है अपने पर्सनल फंड से भी पैसे लगाए और बाकी जगहों से जो पैसे कट किए वो सारे पैसे को यूज़ करके फोर्टिफिकेशन कंटिन्यू रखा और सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए ताकि एक प्रॉपर फ्रांस की एम्पायर खड़ा कर सके सदर्न इंडिया में, ठीक है, फ्रांस की एक कॉमर्शियल एम्पायर बना सके। ड्यूप्लेक्स ने जब ऑर्डर नहीं माना डायरेक्टर्स की तो इससे ड्यूप्लेक्स के ऊपर क्या हुआ, सेंसर नहीं लगा, प्रेज मिला ड्यूप्लेक्स को। क्यों प्रेज मिला भाई, क्योंकि इनके मेजर्स की वजह से क्या हुआ कि काफ़ी भयंकर इम्प्रूवमेंट आई सिचुएशन में। डायरेक्टर्स ने लिखा 3 नवंबर 1746 को, डायरेक्टर्स लिखते हैं, होम डायरेक्टर्स, promptitude with which the town of Pondicherry has been enclosed on the side facing the sea has given us real pleasure. We are under a great obligation to you on that account कि आप तुमने जिस हालत से पौंडीचेरी। बात करें कि ड्यूप्लेक्स एज अ डिप्लोमैट कैसे थे, तो वो देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले 2 कर्नाटिक वॉर जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है वो वापस से रिवाइज कर सकते हैं ना, कि ड्यूप्लेक्स ने अपने सारे कंटेम्प्रेरीज को प्लान बनाने में, स्ट्रैटेजी बनाने में, पॉलिटिक्स खेलने में पीछे छोड़ दिया था, है ना। इसने विजुअलाइज किया कि किस तरीके से जो है यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट इंडिया का हो सकता है। इनके ही स्ट्रैटेजीज़ को बाद में इंग्लिश जो है वो स्टडी करके अच्छे से फॉलो करते हैं कि इंडियन लोगों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना है, किसी एक साइड को ले लेना है और उस साइड को सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रैटेजी से जितवा देना है और फिर मुंह मांगी रकम मांगनी है ना। मुंह मांगी रकम मीन्स पावर, ये वो जो भी चाहिए, है ना। तो ड्यूप्लेक्स से सीखा सबने, है ना। Dupleix feared a blockade of Pondicherry by English commander Burnet, who had specially sent English ministry to the Coromandel coast. एज अ डिफेंसिव, जब ड्यूप्लेक्स को ये डर लगा कि पौंडीचेरी को जो है ब्लॉकेड कर दिया जाएगा, सी रूट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, इधर उधर से सप्लाई कट कर दिया जाएगा लैंड से, तो ड्यूप्लेक्स को जब ये डर था तो ड्यूप्लेक्स ने डिफेंसिव में क्या किया, नवाब ऑफ कर्नाटिक को अपील किया कि देखिए तो आपकी टेरिटरी में है हम और हमारे साथ इंग्लिश बुरा कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हेल्प करिए, है ना। और नवाब जो है उन्हें लगा कि अरे भाई मुझे तो क्या करना है, मुझे तो हेल्प मांगा जा रहा है, मुझे हेल्प करना चाहिए। नवाब को लॉजिक दिख रहा था इसके रिक्वेस्ट में और उन्होंने इंग्लिश गवर्नर मॉर्स को क्या बोला कि हम इंग्लिश को अटैक नहीं करने देंगे फ्रेंच सेटलमेंट में हमारे टाउन के अंदर, ठीक है। ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि आपको इंडिया के किसी एक हिस्से का नवाब, आप एक फॉरेनर है, कोई और भी फॉरेनर है और आपकी साइड ले रहे हैं। तो ड्यूप्लेक्स ने जो है नवल स्क्वाड्रन ड्यूप्लेक्स को सपोर्ट करने के लिए आई थी, ला बोर्डोनेस की, ठीक है। और फिर नवल स्क्वाड्रन के सपोर्ट से ड्यूप्लेक्स ने क्या कर दिया था, मद्रास की घेरेबंदी। उसको डर है कि पौंडीचेरी को ब्लॉकेड ना हो, तो उसने क्या कर दिया, मद्रास की घेरेबंदी कर ली। पहले तो नवाब से सपोर्ट ले लिया, नवाब को अपने तरफ कर लिया, फिर मद्रास को घेरेबंदी कर दिया, ठीक है। और फिर क्या कहा कि नवाब को बोला कि ये मद्रास जो है ये क्या करेंगे, मद्रास को पहले हरा देंगे ब्रिटिश को, फिर आपको दे देंगे मद्रास, है ना। बट मद्रास को कैप्चर करने के बाद ड्यूप्लेक्स जो है वो वापस नहीं कर रहे थे,
नवाब को मद्रास जो जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने क्या बोला कि फोर्टिफिकेशन जो है उसको पहले गड़बड़ करेंगे, क्योंकि मद्रास वॉज एन इंग्लिश टाउन, तो उसके फोर्टिफिकेशंस, उसके क्या करेंगे, उसके किलों को बर्बाद करेंगे, फिर आपको देंगे। नवाब लेकिन काफ़ी इम्पेशेंट हो गए कि कहीं ये ना दे तो, कहीं ये झूठ बोल रहा हो तो क्या हो जाता है कि नवाब जो है इनके अगेंस्ट लड़ने आ जाते हैं। कौन? नवाब लड़ने आते हैं किनके अगेंस्ट? फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लिक्स के अगेंस्ट, और इनके बीच में लड़ाई होती है बैटल ऑफ सेंट थोम, बैटल ऑफ सेंट थोम, ठीक है, दैट इज इन 1746। और सेंट थोम में क्या होता है, ड्यूप्लिक्स ही दिखाते हैं कि एक छोटी सी इंग्लिश आर्मी जो है वो क्या कर सकती है, वो बड़ी सी इंडियन फोर्स को जो है हरा सकती है, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर क्या होता है, ड्यूप्लिक्स जो है वो देखते हैं, उसके बाद जब ड्यूप्लिक्स को पता चलता है कि एडमायरल जो हैं वो क्या करें, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मद्रास जो है वो इंग्लिश को देने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मना करते हैं कि नहीं, मद्रास हम लोग इंग्लिश को नहीं दे सकते हैं। और इन्होंने एग्जाम्पल साइट किया, ठीक है, प्रोमिसेस मेड अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस हैड नेवर बीन कंसिडर्ड बाइंडिंग, कि ये सारे प्रोमिसेस तो बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इन द नेम ऑफ गॉड एंड योर चिल्ड्रेन योर वाइफ आई कंज्योर यू टू बी परसुएडेड ऑफ व्हाट आई टेल यू। तो वो जो है एडमायरल को जो है परसुएड करते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुमने कुछ कंडीशन में इंग्लिश से प्रॉमिस किया होगा, बट हम लोग नहीं देने वाले इंग्लिश को मद्रास, ठीक है, क्योंकि कुछ कंडीशंस में जो प्रॉमिस किए जाते हैं वो फुलफिल करने के लिए नहीं किए जाते हैं, वो जान बचाने के लिए तुमने प्रॉमिस किया होगा, बट हम क्या करेंगे, हम वापस नहीं देंगे। मतलब अलग अलग जगह पे यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ड्यूप्लिक्स की परसुएडिंग स्ट्रैटेजी, कि वो कैसे अपने को वर्कर्स को जो है वो परसुएड कर रहा है कि उनकी बात माने, जबकि उनका कुछ और स्टैंस है। तो ये भी एक डिप्लोमैट की बहुत बड़ी क्या होती है, बहुत बड़ी एक क्वालिटी होती है कि आप एकदम जो आपके अगेंस्ट हैं आप उसको अपनी तरफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिनिश एज you have begun and do not treat with an enemy who has no object but to reduce us। तो बोलता है बिल्कुल भी वैसे एनिमी के साथ हमें बात नहीं करना है, एनिमी मतलब ब्रिटिश, जिनका ऑब्जेक्टिव ही है हमें क्या कर देना, हमें कम कर देना, हमें यहाँ से इंडिया से हटा देना, ठीक है। प्रॉफिट हमारी अपॉर्चुनिटी है, हमारे मोनार्क की ग्लोरी हमारा कर्तव्य है, ऐसा वैसा कह करके ये क्या करते हैं, ये अपने एडमायरल को जो है वो अपनी तरफ कर लेते हैं और मद्रास देने से मना कर देते हैं। होम अथॉरिटीज़ जो है वो भी रूलिंग देते हैं कि पोजीशन जो गवर्नर जनरल की है वो क्या है, वो सुपीरियर है एडमायरल से, ठीक है। एडमायरल कौन है, जो नेवी के कमांडर है, तो उनसे सुपीरियर पोजीशन किसकी है, गवर्नर जनरल की। तो ये होम अथॉरिटीज़ को भी परसुएड कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ड्यूप्लिक्स जो है वो काफ़ी जस्टिफाइड थे, वो समझ पा रहे थे कि कहाँ पर कम है, कहाँ पर किसे परसुएड करना है, कैसे अपने चीज़ों को जो है अपने अकॉर्डिंग चलाना है, इवन दो सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो, ठीक है। पहली कर्नाटिक वॉर जो है उससे क्या हुआ, ड्यूप्लिक्स की जो है वो प्रेस्टीज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि फ्रेंच वॉज ऑन द विनिंग साइड, ठीक है। इससे उनकी श्रूड डिप्लोमेसी जो है वो हमें देखने को मिलती है। और सेकेंड कर्नाटिक वॉर में भी ये काफ़ी एम्पली कंफर्म हो जाती है कि ड्यूप्लिक्स कितने श्रूड, कितने कनिंग थे, वो अपने मीन्स तक पहुंचने के लिए, वो अपने एंड्स तक पहुंचने के लिए कोई भी मीन्स लगा सकते थे। ड्यूप्लिक्स का बस एक ही पर्पस था, क्या, कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इन्हांस करें, जिससे फ्रांस को और उनको मैक्सिमम फ़ायदा हो, है ना। उन्होंने डिस्प्यूटेड सक्सेशन जो हैदराबाद और कर्नाटक में थ्रोन के लिए लड़ाई हो रही थी, इसमें उन्होंने अपना एक बंदा चुन लिया। हैदराबाद में उन्होंने मुजफ्फर जंग को और कर्नाटक में चंदा साहिब को सपोर्ट किया, और इस वजह से दोनों को जिता करके अपने मुंह मांगे कंसेशंस लिए, ठीक है। इससे क्या समझ आया कि उनके लोग जब सक्सेसफुल हो गए तो इनका भी पावर बढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये सही पर्सन पर बिड भी कर पाए। मुजफ्फर जंग की डेथ के बाद जो है सूबेदार सलाबत जंग जो है उनको भी इन्होंने हेल्प किया, उनको भी बैक किया, और इस वजह से फिर क्या हुआ कि सलाबत जंग ने भी इनको क्या दिया, विंध्यास और कृष्णा, विंध्यास माउंटेन और कृष्णा नदी के बीच का सारा रीजन जो है उन्होंने किसको दे दिया, फ्रांस के कंट्रोल में दे दिया। किन्होंने, सूबेदार सलाबत जंग ने, आई एम सो सॉरी।
फ्रेंच आर्मी जो है वो हैदराबाद में परमानेंटली स्टेशन हो पाई क्योंकि इन्होंने बहुत ही क्विकली चीज़ों को डिसाइड किया, सही लोगों को सपोर्ट किया, इसलिए फ्रांस को इतने सक्सेस मिल पाए। ठीक है, इन सारी चीज़ को ड्यूप्लिक्स की डिप्लोमेसी स्किल को क्या किया जा सकता है, इन सारे चीज़ को कहा जा सकता है कि ड्यूप्लिक्स की डिप्लोमेसी का ही एक कंट्रीब्यूशन था कि फ्रांस कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन में फर्स्ट बैटल में एंड सेकंड बैटल में भी काफ़ी कुछ लूज करके भी काफ़ी कुछ गेन कर चुका था। ठीक है, चीफ फ्लॉ क्या थी ना कि ड्यूप्लिक्स हिमसेल्फ वॉज नॉट अ मैन ऑफ एक्शन। तो ड्यूप्लिक्स जो है ना वो एक सोल्जर नहीं थे, बस एक ये प्रॉब्लम थी। तो वो कैंपेन प्लान कर सकते थे बट उनको अपने अंदर लोग चाहिए थे जो उसको एग्जीक्यूट करके वो कैंपेन दें, क्योंकि ये एक प्लानर थे बट ही वॉज नॉट अ सोल्जर। ये एक प्रॉब्लम थी यहाँ। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि ड्यूप्लिक्स एज अ लीडर कैसे थे, तो ड्यूप्लिक्स जो है वो बॉर्न लीडर थे लोगों के। ठीक है, और ड्यूप्लिक्स ने क्या किया था, इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी कमांडिंग थी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कर सकते थे, अभी हमने जैसे देखा ना, उन्होंने एडमायरल के अलग जजमेंट को टर्न करने की कोशिश की है ना, एग्जाम्पल देखा हमने। तो इनकी सुपीरियर जजमेंट थी, सही बंदों पर बेड लगाते थे और कहीं ना कहीं जीत जाते थे। ठीक है, बहुत सारे सीनियर्स ऑफिसर जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था प्रोटेस्ट में जब ऑर्डर आए थे कि ड्यूप्लिक्स को वापस बुलाया जा रहा है। जब फ्रांस ड्यूप्लिक्स को वापस बुलाया गया आफ्टर द लॉस ऑफ सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, तो बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स ने रिजिग्नेशन डाल दिया। इस बस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ड्यूप्लिक्स अपने लोगों से जो है लॉयलिटी कमांड करते थे, है ना। ड्यूप्लिक्स जो है उन्होंने क्या लिखा था, ड्यूप्लिक्स एक्सॉर्टेड हिम टू स्टे एट द पोस्ट ऑफ ड्यूटी। जब क्या होता है, जब नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो है बुसी, इन्होंने जो है रिज़ाइन करने का कोशिश किया कि मैं तो ड्यूप्लिक्स को बुलाया जा रहा है तो मैं भी रिज़ाइन कर दूंगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ड्यूप्लिक्स समझाते हैं कि नहीं मैं जा रहा हूँ बट आपको रिज़ाइन नहीं करना है। जिस पर बुसी रिप्लाई करते हैं क्या कि आपके डिपार्चर से क्या हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हम अलार्म्ड हैं, हमारे ऊपर जो है कहर ढाया हुआ है। ठीक है, आपने हमें लीव कर दिया है इस नेशन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और हम इस पर वर्क करने की कोशिश पे करेंगे बट ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है और आपके सिंसेरिटी के बिना शायद इसको वापस से उस पुराने अच्छे कंडीशन तक ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बट हाउएवर दैट मे बी, आई हैव एवर कंसिडर्ड इट माई ड्यूटी टू डेफर यू। तो क्या हो गया, हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं होगा कि आपके जितना अच्छे कंडीशन पर ले जाए, पर आपको डेफर नहीं करेंगे, आपकी रीजनिंग को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर रुक रहे हैं, है ना। अब ड्यूप्लिक्स को वापस क्यों बुलाया गया था, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर में जब हार गए थे फ्रांस, या कहीं ना कहीं एक लूजिंग सिचुएशन पर पहुंच गए थे, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि इंग्लिश का हाथ तो नहीं था, बट ऐसा कहा जाता है, डॉडवेल जो है वो सपोर्ट करते हैं कि कर्नल मेलिसन की जो व्यू है कि इंग्लिश एम्बेसडर्स जो पेरिस में थे ना, उन्होंने फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ कुछ ना कुछ चाल चला और ड्यूप्लिक्स को बुलवा लिया ताकि कंपनी जो है वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट को ख़त्म ना कर पाए। ठीक है, ब्रिटिश का जो ड्यूप्लिक्स का जो फेलियर था ट्राइचिनोपोली को कैप्चर करने में, इस वजह से क्या हुआ, फ्रांस डायरेक्टर जो हैं वो इसी कंक्लूजन पर आते हैं कि ड्यूप्लिक्स को बुला लिया जाना चाहिए। तो ड्यूप्लिक्स जो फ्रांस के जो भी फेलियर्स हो रहे थे ना, कहीं ना कहीं ड्यूप्लिक्स को उसका बलि का बकरा बना दिया गया, है ना, कि थोड़ा बहुत भी कहीं भी फेल कर गया तो बलि का बकरा बना दिया। जो फ्रांस कंपनी ऑलरेडी लॉस में थी, उसके सारे लॉस का रीज़न ड्यूप्लिक्स को बना दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि ड्यूप्लिक्स की ही वजह से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में प्रोलॉन्ग्ड वॉर चल रहा है, इस वजह से फिर क्या हुआ, उनको बुला लिया गया। इंग्लिश गवर्नर सॉन्डर्स जो हैं वो मानते हैं कि ड्यूप्लिक्स कहीं भी क्या था, इन सारे फेलियर्स के लिए कुछ खास रिस्पॉन्सिबल नहीं था, और प्रोपेगेंडा ऑफ इंग्लिश व्यू पॉइंट दैट द कंटिन्यूएंस ऑफ ड्यूप्लिक्स इन ऑफिस वाज द मेन ऑब्स्टेकल। और ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का प्रोपेगेंडा था कि ड्यूप्लिक्स रहेगा तो इंग्लैंड और फ्रांस के रिलेशन खराब होंगे, क्योंकि एक्चुअली इंग्लिश ऑल्सो न्यू कि ड्यूप्लिक्स इज़ अ मैन ऑफ रिमार्केबल डिप्लोमेसी, रिमार्केबल स्किल, तो वो अगर चला जाए तो अच्छा है। तो प्रोपेगेंडा फैला दिया कि फ्रांस और इंग्लैंड के रिश्ते खराब क्यों है, ड्यूप्लिक्स जैसे पर्सन की वजह से जो बेवजह वॉर को क्या कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है कि
लास्ट में क्या होता है कि फ्रांस डायरेक्टर्स वगैरह क्या होता है, इन सारे चीज़ों की वजह से ड्यूप्लिक्स को वापस बुला लेते हैं। ठीक है, रीज़न और सर्कमस्टांसेस ड्यूप्लिक्स के बुलाने को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। वी कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन वन एंड डिनाई द अदर, बट लार्जली कहा जाता है कि इंग्लिश के कुछ ना कुछ हाथ रहे थे, इंग्लिश एम्बेसडर्स ने कुछ ना कुछ मतलब अपनी सेटिंग करके ड्यूप्लिक्स को हटाया था, ताकि मेन जो फ्रांस का जो मतलब सपोर्ट है इंडिया में वो चला जाए, क्योंकि ड्यूप्लिक्स के बाद उनको लग रहा था कोई भी और आएगा तो झेल लिया जाएगा, ड्यूप्लिक्स की डिप्लोमेसी जो है थोड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है, तो वहाँ नहीं भिड़ना है। रिप्लेसमेंट जब ड्यूप्लिक्स की हुई, किससे हुई, गोदेहू से रिप्लेसमेंट हुई, और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा रिवर्स कर दी गई ड्यूप्लिक्स की सारी पॉलिसी। ठीक है, ड्यूप्लिक्स ने जितने अच्छे से फ्रांस के इंटरेस्ट को बचा के रखा था ऑड्स के बीच में, गोदेहू जो है वो ही वॉज नॉट द मैन ऑफ द टाइम। ठीक है, उसको उस समय नहीं बुलाना चाहिए था, बहुत सारे कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, जो ड्यूप्लिक्स ने संभाल के रखा था सब बिखर सा जाता है। ठीक है, ड्यूप्लिक्स हैड डिटैच्ड फ्रॉम द इंग्लिश साइड ऑल अलाइज, ड्यूप्लिक्स ने इंग्लिश को उनके सारे दोस्तों से दूर करके रखा था, मराठा हो, तंजौर के राजा हो, मैसूर के रूलर हो, सबसे। लेकिन जब ड्यूप्लिक्स वापस चले जाते हैं तो गोदेहू के आने से पहले फ्रांस इनसे जो है सबके साथ इंग्लिश जो है ऑलमोस्ट सबके साथ ट्रीटी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम तो क्या होता है, कहीं ना कहीं फ्रांस जो है वो अकेले रह जाते हैं, और क्या हो जाता है, इंग्लिश जो है वो चारों तरफ क्या होता है सपोर्ट गार्नर कर लेते हैं। जो ड्यूप्लिक्स जो है इसका जस्ट उल्टा किया था, उन्होंने इंग्लिश को आइसोलेट करके रखा हुआ था, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो इंग्लिश की कोई मदद ना करे। काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस है हिस्टोरियंस के बीच में कि ड्यूप्लिक्स के पॉलिटिकल आइडियाज़ कैसे थे कैसे नहीं। मेजर मैलेसन, हेनरी मार्टिन, ये लोग बिलीव करते हैं कि ड्यूप्लिक्स पायनियर था एम्पायर बिल्डर्स के बीच में, वो सबसे पहला था जिसने बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने बात किया ना कि इंटरनल मैटर्स में पढ़ के अपने लिए फ़ायदे निकाल लेना, तो ये सारी चीज़ें। और माना जाता है कि फ्रांस गवर्नमेंट जो है ना, दे लेट ड्यूप्लिक्स डाउन एट दैट टाइम। ठीक है, वो अगर ड्यूप्लिक्स को फुल सपोर्ट देते तो काफ़ी कुछ बेटर हो सकता था। मेलेसन जो है वो क्रेडिट देते हैं ड्यूप्लिक्स को कि ये पहले थे जिन्होंने ये नेसेसिटी को समझा कि यूरोपियन प्रीडोमिनेंस हिंदुस्तान में कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली दिखाया कि पूरा इंडिया जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स में है, आप किसी एक यूनिट की साइड लेके दूसरे यूनिट को हरा सकते हैं। मार्टिन ने अपने किताब हिस्टोरिया डे फ्रांसे में क्या लिखा है कि ड्यूप्लिक्स हैड सीन एशिया, अमेरिका, होल वर्ल्ड एंड डेस्टिन टू सबमिट द लॉ ऑफ यूरोपियन रेसेस। तो ड्यूप्लिक्स जो है वो डेस्टिन था कि पूरे जगहों पर क्या करें, पूरे जगहों पर एशिया, अमेरिका, सारी जगहों पर लॉ ऑफ यूरोपियन रेसेस, मतलब यूरोपियन का वर्चस्व लहराए। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड था कि इंडिया फ्रांस को देना है। उन्होंने इस चीज़ को लेकर के काफ़ी प्लान्स भी बनाए, बट क्या हुआ, फाइनली फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से ही कुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंगली। 1750 में इनके अनएक्सपेक्टेड सक्सेस की वजह से क्या हुआ, इनके आगे एक नया विस्टा खुल गया। किस चीज़ का नया विस्टा खुल गया? पॉलिटिकल एम्बिशन का। और इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है वो एक प्रॉपर शेप लेने लगे। इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ में चीफ फॉर्मूला था क्या था कि फ्रांस की कॉलोनियल एम्पायर इंडिया में क्यों बनानी है, ये एक फाइनेंशियल नेसेसिटी है। ठीक है, ये लिखते हैं कॉन्स्टेंटली एम्बेरेस्ड इन हिज ट्रेडिंग ऑपरेशंस बाय डिले और इनएफिशिएंसी ऑफ फंड्स कमिंग फ्रॉम फ्रांस, he came to slowly the idea that only the means to get rid of such embarrassment was to find money in India। फ्रांस से जब भी ये प्रोजेक्ट कुछ भी करने वाले होते थे, फ्रांस से बड़ा लेट फंड आता था और आने पर भी कम आता था, तो इनको काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होता था और इनको लगा कि ये इससे बचने का एक ही तरीका है कि फ़ंड का सोर्स इंडिया में ही ढूंढ लो। ठीक है, तो इन्होंने जो है फ्रांस के या यूरोप के फंड के बिना क्या किया कि इंडिया में ही कोशिश किया कि कोई फंड का सोर्स ढूंढो। ठीक है, और फंड का सोर्स क्या हो सकता है? टेरिटोरियल रेवेन्यू। उस जमाने में लैंड टैक्स वाज द मेन टैक्स। ठीक है, तो टेरिटोरियल रेवेन्यू ये कैसे कमाएं? तो टेरिटोरियल रेवेन्यू कमाने के लिए इनके पास पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, और यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि पॉलिटिकल पावर लेना है मतलब कॉलोनियल एम्पायर खड़ा करना है, और कॉलोनियल एम्पायर खड़ा करना है तो क्या करना होगा? फिर यहाँ के इंडिया के राजा के बीच की लड़ाई में पड़ना होगा। ठीक है, Dupleix had dissipated his resources, flung his net too wide,
देयरफॉर हिज पॉलिसी लैक द एलिमेंट ऑफ परमानेंट सक्सेस। और क्या होता है, कुछ हिस्टोरियंस जैसे कि डॉडवेल क्या कहते हैं कि इसने बहुत दूर दूर तक अपने ना चीज़ों को, रिसोर्सेज को फैला रखा था, इसलिए कुछ परमानेंट सक्सेस नहीं मिल पाया। इन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट को एक बेवकूफ़ी क्या की ना, फ्रेंच गवर्नमेंट को अपने पॉलिटिकल प्लान्स के बारे में कंप्लीटली नहीं बताते थे, तो फ्रांस से इनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाती थी। लाइक द डेक्कन कर्नाटिक टू वॉज पुअर। और ये कौन से जगहों को, अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो आप फर्टाइल एरिया को लूटो ना, फर्टाइल एरिया के राजा को सपोर्ट करके उनसे फेवर मांगो। तो डेक्कन के राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, कर्नाटिक, ये सारे पुअर एरियाज थे। तो यहाँ पर अगर आपने सपोर्ट कर भी दिया तो आपको कुछ खास हेल्प नहीं मिलने वाला था। और एक और कमी क्या बताया जाता है ड्यूप्लिक्स के प्लान और एम्बिशन के बारे में या पॉलिटिकल थॉट के बारे में, ड्यूप्लिक्स ने कभी ध्यान नहीं दिया कि इंग्लैंड की नेवल पावर काफ़ी सुपीरियर है। ये जो है एंग्लो फ्रेंच वॉर में एक डिसाइडिंग फैक्टर बनती है, जिससे जो है इंग्लिश बाद में जीतती है। तो ड्यूप्लिक्स को इस चीज़ में भी थोड़ा सा फोरसाइट मिसिंग दिखती है। ठीक है, अब ड्यूप्लिक्स की प्लेस क्या है हिस्ट्री में? तो ड्यूप्लिक्स जो है वो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फिगर है इंडियन हिस्ट्री में। ये ग्रेटनेस एंड ऑनर जो कमांड करते हैं उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। P.E. Roberts राइट, Dupleix raised the prestige of France in East for some years to an amazing height, won a reputation among Indian princes leaders that has never been surpassed, and aroused a dread in English contemporaries, which at once a tribute to his personal power, a testimony to his sagacity. तो ड्यूप्लेक्स की बुद्धिमत्ता की टेस्टिमनी की उदाहरण क्या है कि ड्यूप्लिक्स ने उस समय फ्रांस को जो है ईस्टर्न एम्पायर्स में काफ़ी ग्लोरी दिया है ना, काफ़ी रेप्यूटेशन दिया, और अपने सारे अंग्रेज समकालीन लोगों को जो है, जो उनके जो है साथ में थे, उनको जो है उनके सोर्स ऑफ जेलसी उनके लिए बन गए है ना, वो काफ़ी जलते थे। तो इससे पता चलता है कि इनकी काफ़ी बुद्धिमत्ता और काफ़ी चीज़ों को यूज़ करके जो है ये काफ़ी अच्छे हाइट तक पहुंच पाए थे। ठीक है, इट वॉज ड्यूप्लेक्स हु फर्स्ट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ डिसिप्लिन ट्रूप्स। ड्यूप्लेक्स थे जिन्होंने सबसे पहले जो है एक्सटेंसिव यूज़ किया डिसिप्लिन ट्रूप्स का। इनके चीज़ों को देख करके एंग्लो इंडियन हिस्ट्री में हम देख सकते हैं बहुत बार जो है ब्रिटिशर्स इनकी चीज़ों को बाद में फॉलो करेंगे, जैसे डिसिप्लिन ट्रूप्स का यूज़ करना। ड्यूप्लेक्स ही थे जिन्होंने इल्यूजन देखा मुगल मिलिट्री ग्रेटनेस का कि ये तो इल्यूजन है, इट इज़ नॉट ट्रू। अब मुगल जो है वो माइटी मुगल्स नहीं रहे। ठीक है, ड्यूप्लेक्स थे जिन्होंने पहली बार ये प्लान किया कि एक परमानेंटली स्टेशनिंग करनी चाहिए यूरोपियन ट्रूप्स की इंडियन एक्सपेंस पे। ठीक है, कि इंडियन रूलर्स से पैसे ले लो और यूरोपियन ट्रूप्स को मेंटेन करो। ये तो ड्यूप्लेक्स ने इंडियन पैसों से किया। बाद में इसी चीज़ को सब्सिडरी अलायंस कह करके कौन लाएंगे, वेलेस्ली लाएंगे है ना, और इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में ब्रिटिश ट्रूप्स को इंडिया के पैसों से और इंडिया के ही आदमी को भी उसमें शामिल करेंगे। बस ऑफिसर्स ब्रिटिश रहेंगे और ये लोग पूरे इंडिया को धीरे धीरे करके जीतेंगे। ये सारे के सारे चीज़ किसने, कहाँ से लाए गए? ड्यूप्लेक्स का ब्रेन चाइल्ड है ये सारे के सारे पॉलिसीज जो बाद में इंग्लिश इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हिज स्कीम सर्वाइव्ड हिम। ड्यूप्लेक्स तो चले गए बट इनकी स्कीम्स रह गई, और बाद में क्या हुआ, इनके जो इमीडिएट राइवल्स थे वो इनके डिपार्चर के बाद इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, गिवन द रिसोर्सेज ऑफ एन एफ्लुएंट कंपनी लाइक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बैकिंग ऑफ प्रोग्रेसिव नेशन लाइक English nation, Dupleix would certainly have done better than any of the contemporary in India. The drive, resourcefulness and political imagination by Dupleix might have equaled but never surpassed इन द एनाल्स ऑफ वेस्टर्न कोलोनाइजेशन ऑफ द ईस्ट। अगर ड्यूप्लेक्स को फ्रांस की जगह इंग्लिश की कंपनी की तरफ से ड्यूप्लेक्स आए होते, अगर उनको फ्रांस की जगह इंग्लिश की मॉडर्न मिलिट्री लिबरल मोनार्क का सपोर्ट मिला होता, तो ड्यूप्लेक्स इससे भी कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते थे, कुछ ऐसा जो कोई भी वेस्टर्न कोलोनाइजेशन के हिस्ट्री में सरपास नहीं कर सकता ड्यूप्लेक्स को। दैट वॉज ऑल अबाउट द 6th chapter. Thank you so much for watching. Stay tuned and please keep supporting. Thank you so much. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।